हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेट 2020 का एग्जाम आप सफलतापूर्वक दे चुके हो और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि केमिस्ट्री के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आए, क्या उनका आंसर है। पूरी आंसर की आज आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। केमिस्ट्री सेक्शन की सिर्फ बात हम करने वाले हैं। इसमें भी जो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उनको मैं बताने वाला हूं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के आप देख सकते हो, बहुत सारी आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका भी आंसर आपको दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अच्छा, पेपर का अगर आपको एनालिसिस अगर मैं बताऊं तो पेपर भाई आपका इस बार है ना बिल्कुल ही मतलब क्या कहूं मैं, हलवा पेपर आपका इस बार आपको मिला है। मजे की बात अगर आपको मैं बताऊं तो एक भी न्यूमेरिकल आज आपको इस एग्जाम के पेपर में आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं पूछे, यानी सिंगल न्यूमेरिकल नहीं पूछा। सारे के सारे आपको टिक करने वाले, जो आप अगर आपको थोड़ा सा भी आपको अगर रिएक्शन वगैरह याद है तो नेम रिएक्शन भी कुछ एक दो नेम रिएक्शन आई है जो डायरेक्ट आप टिक करके उसका आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। न्यूमेरिकल एक भी नहीं पूछा तो आपकी भाई जो कट ऑफ है वो तो बढ़िया ही रहने वाली है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना है तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन थे और क्या उनका आंसर होगा, चेक करते हैं, ठीक है। चलो आप अपना पेपर निकाल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, इसकी सीरीज इधर उधर हो सकती है, मैं क्वेश्चन आपको बोल देता हूं और क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर अपन यहां पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भाई, ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान होगा। ग्लूकोज अणु, और ग्लूकोज अणु आपको दे रखा है, सीधा सीधा पता है C6H12O6। किसका अणु है ये? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का आपसे क्या पूछा है? आणविक द्रव्यमान। तो एक कार्बन का आपको पता है कितना होता है? 12। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। यहां कार्बन कितने दे रखे हैं? 6। तो अगर हम इसका निकालें तो कार्बन कितने हो जाएंगे भाई? 12 इंटू 6, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? एक का एक, तो 12 का कितना हो जाएगा? 12। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 6 का कितना हो जाएगा? देखो आप इसको करोगे, 12 पंजे 60, 12 6 कितना हो गया? 72। 12 और 16 पंजे 80, 16 छक्की 96। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0 1, और ये हो गया आपका 180, ठीक है। यानी जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, देखो 180 म्यू, ठीक है, यूनिफाइड मास। ये यूनिट दे रखी है और ये है ऑप्शन आपका डी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपको? डी, जिसमें दे रखा है 180 म्यू यूनिफाइड मास, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन को चेक करते हैं भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट दे रखा है आपको जब मैंने ये यूनिट पढ़ाई थी, एक लेक्चर मैंने इसका आपको क्या डाला था भाई? यूट्यूब पर डाला था। तो आप देख लो, ये रहा लेक्चर, और इसमें से सीधा सीधा मैंने आपको बताया था कि 2019 में आपको पूछ रखा है स्थिर अनुपात का किसने दिया। हो सकता है इस बार आपको पूछ ले द्रव्यमान अनुपात का नियम किसने दिया, और देख लो सीधी सीधी वहीं की बात आपको पूछी जा चुकी है। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो सीधी सीधी बात है भाई, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? आंतोइन लावूसियर। किसने दिया? आंतोइन लावूसियर, या आंतोइन लावूसियर भी कई जगह आपको मिल जाएगा। और अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपका कौन सा सही था भाई? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है पहला, एंटोनी लिख रखा है। इसने क्या लिख रखा है? एंटोनी, ठीक है। तो कुछ भी हो, स्पेलिंग तो हमारी वही रहने वाली है। ऑप्शन कौन सा सही है? पहला, ठीक है, एंटोनी लावूसियर द्वारा, ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो जितने भी ऑफलाइन बैच के मेरे स्टूडेंट हैं सब जानते हैं इस बात को कि केमिस्ट्री सेक्शन का जो सारे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे आपकी किसकी? नोट्स की कॉपी में से आए भाई। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी नोट्स की कॉपी में से ना आया हो। तो बहुत बड़ी बात है भाई, सारे क्वेश्चन आप बड़ी अच्छी तरीके से आसानी से इनको कर सकते थे, ठीक है। देखते हैं बात, और आप मुझे कमेंट में नीचे लिख के भी बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं केमिस्ट्री सेक्शन में, ये जरूर आप मुझे बताओगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, यह कहलाता है। तो भाई ये बात किसने बताई थी? पाउली ने क्या बोला कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू जो है वो समान नहीं हो सकती। अरे भाई 3 की फिर भी समान हो जाएगी, लेकिन अगर हम किसी एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए बात करें तो यहां चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू समान नहीं हो सकती। चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू तो अलग अलग हो ही जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू अगर +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -½ हो जाएगी। तो चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू समान नहीं हो सकती। और यह बात किसने बोली थी? पाउली नामक वैज्ञानिक ने। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा होगा? देखो अगर ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा दूसरा दे रखा है भाई, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा
दूसरा जो क्या था, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप फटाफट टिक कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखना भाई, O2 माइनस जो एनायन आपको दे रखा है, O2 माइनस ऋणायन सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो O2 माइनस में पहले इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हुए। ऑप्शन चेक करो भाई, ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन नंबर पहला कौन सा दे रखा है, F+। ऑप्शन पहला, पहले को चेक करते हैं, F+। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, और प्लस आता है मतलब इलेक्ट्रॉन घटाने, तो इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, तो ये तो ऑप्शन नहीं है हमारा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, N2 माइनस नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, और माइनस को जोड़ते हैं तो 7 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 9 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है हमारा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दे रखा है, F-, फ्लोरीन कितना होता है भाई, 9, और माइनस का 1 जोड़ो, 9 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तीसरा, F-। ठीक है, अगले की बात करते हैं, N3+, अगला भी चेक कर सकते हो, N3+ दे रखा है भाई, 7 में से 3 घटाओ, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, F-। ठीक है, शेप ऑफ अमोनिया, ये लिख लिया भैया आप सबने, शेप ऑफ अमोनिया। अगले को देखो, शेप ऑफ अमोनिया, फटाफट वीबीटी से क्वेश्चन। शेप ऑफ अमोनिया हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था जब, ये सारी बातें बताई थी भैया आपको। ठीक है ना, N3 अमोनिया, और अमोनिया की अगर हम शेप की बात करें, आकृति की बात करें, तो यहां पर नाइट्रोजन, और इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर, और इस तरीके से 3 क्या है, हाइड्रोजन, और इस संरचना को क्या बोलते हैं भाई, पिरामिडीय संरचना। क्या बोलते हैं, पिरामिडीय संरचना, पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन कौन सा हो गया, देखो भाई, ऑप्शन हो गया आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, पिरामिडल। अगर आपको शेप की जगह क्या बोल देता, वो ज्योमेट्री बोल देता, क्या बोल देता, ज्योमेट्री बताओ, ज्यामिति बताओ, तो ज्यामिति अगर पूछता तो यहां पर आंसर आपका कौन सा होता, चतुष्फल की है, लेकिन उसने क्या पूछा है, आकृति। तो याद रहे, आकृति आपकी कैसी है, पिरामिडीय है। ठीक है, तो जिसका पिरामिडीय जिसने किया है वो ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखना भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन K2MnO4। छठवा देखो भाई, K2MnO4 में पूछ रहा है Mn का ऑक्सीकरण अंक कितना है। तो एक पोटेशियम का कितना होता है, +1 चार्ज, ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2। ठीक है, तो वैसे भी देख सकते हो, पोटेशियम का 4 है तो 4 का कितना हो जाएगा, -8, और एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का कितना हो जाएगा, -8। एक पोटेशियम का +1 तो 2 का कितना हो जाएगा, +2। तो न्यूट्रल करने के लिए हमें यहां पर कितना चाहिए भाई, कितना चाहिए, +6 चाहिए। +6 और +2 कितना हो गया, +8 और -8। तो Mn पर जो ऑक्सीकरण अंक है वो यहां पर कितना है, +6 है। ठीक है, वैसे भी देख सकते हो, +2 और जिसका निकालना है उसको x, यहां पर क्या हो जाएगा, -8 बराबर 0, तो यहां पर क्या हुआ, x -6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +6। यानी मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या निकल के आया, +6 निकल के आया। समझ गए भाई, करेक्ट है ऑप्शन सबका। चलो अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य है, मेन जो रीजन है, मेन जो वर्क है उत्प्रेरक का, वो क्या है भाई, अभिक्रिया को बढ़ाने में। तो आपको सीधा सीधा पता है, अभिक्रिया को बढ़ाने में उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कौन सा होगा, दूसरा होगा। देखो ग्राफ बनवाया था मैंने आपको, ग्राफ बनवाया था और उसमें बताया था कि मान के चलो यहाँ रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, तो इसकी एक सक्रियण ऊर्जा ये है, दूसरा ग्राफ ये है। ठीक है ना, और आपको पता है कि यहां तो सक्रियण ऊर्जा हमने कौन सी दे दी, E_A1, और यहां हमने सक्रियण ऊर्जा दे दी कौन सी, E_A2। बताओ अगर उत्प्रेरक है तो कौन सा ग्राफ होगा, तो ये तो वो है जिसमें उत्प्रेरक आपका क्या है, अनुपस्थित है। ठीक है, और ये वाला वो ग्राफ है जिसमें आपका उत्प्रेरक क्या है, उपस्थित है। उत्प्रेरक क्या कर देता है भाई, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया आपकी जो आपकी क्रियाविधि है, जो आपकी क्रिया है वो क्या है, बढ़ जाती है भाई। जो रेट है वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि यहां देखो, एक तो देख लो ऊपर ज्यादा चढ़ना है तो टाइम लगेगा, और इधर देखो चढ़ना कम ही है तो अभिक्रिया आपकी जल्दी होगी, प्रोडक्ट
आपका जल्दी बनेगा। कब? जब उत्प्रेरक आपने लिया है, ठीक है। तो आपको उत्प्रेरक में आपने देखा कि इसने रास्ता बदल दिया, पथ बदल दिया, सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू कैसी कर दी? कम कर दी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा भाई? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ठीक है। देखना भाई अगला क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन सही है। अभिक्रिया पथ में परिवर्तन जिससे अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखना भाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है करीब 3 गुना, करीब 2 गुना, घटता है या क्या दे रखा है? समान रहता है, ठीक है। तो जब भी हम टेम्परेचर को 10 गुना बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया का जो स्थिरांक दे रखा है, जो वेग स्थिरांक दे रखा है, उसकी जो वैल्यू है करीब कितनी बढ़ जाती है? 2 गुना बढ़ जाती है भाई। करीब कितनी बढ़ जाती है? 2 गुना बढ़ जाती है। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। संयुक्त NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है? NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल पूछ रहा है। तो आपको पता है संयुग्मी अम्ल क्या करता है भाई? H प्लस को ग्रहण करता है, ठीक है। अम्ल H प्लस देता है, संयुग्मी अम्ल H प्लस लेता है। तो अगर NH2 माइनस H प्लस ले लेगा तो क्या बनाएगा? NH3 अमोनिया बनाएगा। तो इसका जो संयुग्मी अम्ल होगा वो संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा? NH3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक पीएच परास 8.3 से लेके 10 के बीच में कार्य करता है? यानी अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पीएच की रेंज कितनी है भाई? 8.3 से लेकर 10 तक है। बताओ कौन सा सूचक कार्य करेगा? कौन सा सूचक कार्य करेगा भाई? इस पर तो आपका फिनोल्फ्थलीन कार्य करेगा। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगले की बात करते हैं। द्रव विरोधी कोलॉइड कौन से होते हैं? द्रव विरोधी होते हैं आपके अनुत्क्रमणीय, और अगर द्रव स्नेही की बात कर लेता तो वो आपके होते उत्क्रमणीय। तो 11वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा। द्रव विरोधी कैसे होते हैं भाई? अनुत्क्रमणीय सॉल्व होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्राउनियन गति की खोज किसने की? रिपीटेड क्वेश्चन, 2019 में भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। ब्राउनियन गति की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है? ठीक है भाई। तो यहां पर आपको बताया था हॉल हेराल्ड प्रोसेस था, जो हॉल हेराल्ड प्रोसेस, और उसमें क्या करते थे? संगलित एल्यूमिना का क्रायोलाइट के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते थे, विद्युत अपघटन करवाते थे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पहला। अगर इसकी जगह आपको ऑप्शन और देता तो क्या देता? हॉल हेराल्ड प्रोसेस, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14, 14वें पर चलते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा भाई? झाग प्लवन विधि के द्वारा। पहली विधि पढ़ाई थी आपको, झाग प्लवन विधि। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? झाग प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला, निर्जलीकृत Na2 सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था भैया आपका, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो Na2CO3.10H2O, इसको तो क्या बोलते हो? इसको बोलते हो धावन सोडा। क्या बोलते हो? धावन सोडा। लेकिन जब इसको आप 373 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर देते हो तो पानी के जितने भी अणु हैं सारे जलवाष्प बनकर उड़ जाते हैं और केवल निर्जलीकृत क्या बचता है? सोडियम कार्बोनेट। और इस निर्जलीकृत सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? सोडा ऐश बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा होगा भाई? करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सोडा ऐश, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है भाई 15वें। आप सीरीज देख लेना, जो भी सीरीज आपके हो, मैं आपको मेरे पास जो सीरीज है उसके आधार पर आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 प्रदर्शित की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, 16 है क्वेश्चन नंबर, और बोल रहा है ऑप्शन, जिसमें भी आपको जितने ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करेगा? कितनी ऑक्सीकरण अवस्था? +7। तो आपको पता है डी ब्लॉक के दे रखे हैं सारे। देखो, कोबाल्ट दे रखा है, क्रोमियम दे रखा है, मैग्नीज दे रखा है और वेनेडियम दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता है इनमें से जो मैग्नीज है वो क्या देता है भाई? +7 ऑक्सीकरण अवस्था देता है, क्योंकि इसके वैलेंसी सेल में अगर आपको मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाऊं तो मैग्नीज का क्या होता है? 3d5 4s2, यानी यहां पर 2 तो s में इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपके 5 किस में होते हैं? डी में। ठीक है, तो 5 तो ये निकल जाएंगे तो +5 देगा, 2 ये निकल जाएंगे +2 देगा, तो +5 और +2 टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
7, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो मैक्सिमम कितने, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा भाई, मैग्नीज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखो 16 क्वेश्चन, 16 हो गया भाई, 17 देखो। ठीक है, 16वां क्वेश्चन था ये, 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है सिलिका द्वारा, कार्बन द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा या कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा भाई, CO इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर टिक करोगे तीसरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताता हूं। अगला है आपका क्रोमियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्रोमियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1। और यहां पर आपको पता है s में तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, d में है आपके 1 2 3 4 5। और इसको क्या बोल रहे थे आप, इसको बोल रहे थे स्थाई अर्धपूरित विन्यास। क्या बोला था, स्थाई अर्धपूरित विन्यास। ठीक है ना, याद आ गई कहानी कि D में D4 और D9 नहीं आएगा। अगर 4 है तो 5 हो जाएंगे, 9 है तो 10 हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। तो करेक्ट ऑप्शन 3d5 4s1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से ज्वाला परीक्षण कौन नहीं देता। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु दे रखी है भाई, और क्या क्षारीय धातु भी दे रखी है। ठीक है, तो आपको पता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों ज्वाला परीक्षण नहीं देते। एस ब्लॉक का आपको क्वेश्चन पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम आपको दे रखा था ऑप्शन में। निम्न में से प्रतिचुंबकीय कौन है, प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है भाई आपसे। ठीक है ना, तो आपको पता है कि जब आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होगा, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 भी नहीं होगा, तब आपका क्या होगा, वो आयन आपका प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो देखो मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चेक कर लेता हूं। पहले Cu2+ को देखो, करेक्ट ऑप्शन बता देता हूं आपको, Zn2+ है। ठीक है, पहले देख लो, पहले को देख लो इसको। अगर मैं इसका लिखूं तो क्या लिखूंगा, आर्गन 3d10 4s1। ये किसका था, कॉपर का। +2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, ये हो गया 0 और ये हो गया 9। तो 9 को अगर मैं बनाऊंगा तो 9 को बनाऊंगा तो सीधी सीधी बात है भाई, एक तो क्या बच जाएगा, मेरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये तो प्रतिचुंबकीय नहीं होगा, ये तो अनुचुंबकीय होगा। अगले की बात करूं जिंक की, तो मैं क्या लिखता जिंक के लिए 3d10 4s2, और अगर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा 0। तो यहां पर अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन में सीधी सीधी बात पता चल रही है, सारे भर जाएंगे, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर 0। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते ही आपका प्रतिचुंबकीय आयन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर है आपका दूसरा। पहले किसके इलेक्ट्रॉन हटाते हैं भाई, s के हटाते हैं। ठीक है ना, तो यही कहानी टाइटेनियम 2+ में हो जाएगी। ठीक है, s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वहां बचेंगे, सेम टू सेम क्रोमियम में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21। और भी आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा पर्सनली। ठीक है, आप पूछ सकते हो मुझसे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 तक हो गए अपने। नेक्स्ट 21। अब ये देखो 21 वाले जो है ना आपके, ये किसके हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के हैं। तो आप देख सकते हो यूट्यूब पर आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलता है, किसी का चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगले केमिस्ट्री सेक्शन में जो क्वेश्चन की बात करते हैं वो है 31 से चालू होता है भाई नया क्वेश्चन केमिस्ट्री का। क्या पूछ रखा है कि आबंध रहित अनुनाद, बंध रहित अनुनाद किसे कहा जाता है। बंध रहित अनुनाद पूछ रहा है भाई, सीधा सीधा पता है। बंध रहित अनुनाद किसे बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अति संयुग्मन बोलते हैं। इसको और दूसरा नाम अगर देता तो और दूसरा नाम क्या देता भाई, इसको बेकर नाथन प्रभाव, और इसी को क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है ना, यानी बंध रहित अनुनाद। ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। अगले को देखो, कार्ब एनायन का आपेक्षिक स्थायित्व का क्रम है। कार्ब एनायन पूछ रहा है भाई, कार्ब एनायन का मतलब कार्बन के ऊपर माइनस, और इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, प्राथमिक सबसे ज्यादा, द्वितीयक उससे कम और तृतीयक सबसे कम। क्योंकि पता है भाई कि प्राथमिक की अगर बात करनी है तो यहां पर एक का क्या है, +I प्रभाव, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, यहां एक देने वाला बैठा है, ये तो कौन सा है, प्राथमिक। और अगर द्वितीयक की अगर हम बात करें तो द्वितीयक में आपको पता है कितने देने
देने वाले बैठे होते हैं, 2 ग्रुप देने वाले बैठे होते हैं। अरे इस बीच वाले को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, फिर भी जबरदस्ती दे रहे हैं तो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। और अगर मैं टर्सरी की बात करूं तो टर्सरी में आपको पता है भाई कितने देने वाले बैठे हैं, 3 देने वाले बैठे हैं, तो इसको तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, जबरदस्ती ठूस रहे हैं, ले भाई इलेक्ट्रॉन, ले भाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा होगा, सबसे ज्यादा अस्थायी होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, किसके लिए, कार्बन आयन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक है, लिख लिया। आगे की बात करते हैं, बेटा दे भाई इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखना भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन। देखो भाई क्या दे रखा है, निम्नलिखित यौगिक में से सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति किसकी होगी। तो सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 है एथाइन। देखो भाई इसको ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है एथाइन, और फिर आपको दे रखा है एथीन, और एक ऑप्शन में आपको दे रखा है मेथेन। ठीक है भाई, यही दे रखा है। तो आपको पता है इसमें अगर संकरण निकालूं कार्बन का तो sp है, इसमें संकरण निकालूं sp2 है, और इसमें अगर संकरण निकालूं मैं तो sp3 है। तो आपको पता है परसेंट s लक्षण बढ़ते हैं तो क्या बढ़ती है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। परसेंट एस करेक्टर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। अरे इसमें परसेंट एस करेक्टर की बात करूं तो 50% है, इसमें अगर मैं बात करूं तो कितने होगा, इसमें 33.33% है, और इसमें अगर मैं एस करेक्टर की बात करूं तो कितने हैं, 25% है। तो एस करेक्टर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है, और विद्युत ऋणता बढ़ेगी किस किस के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो विद्युत ऋणता अगर कार्बन की बढ़ेगी तो कार्बन इसको फटाक से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगी वो H+ के रूप में निकलेगी, तो इसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, एथाइन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखो, मुख्य उत्पाद P है। ठीक है, क्या दे रखा है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम दे रखा है भाई, बहुत बार क्वेश्चनों में, टेस्ट पेपरों में आपको मिल चुका है। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम किसकी उपस्थिति में, SBr पेरोक्साइड के साथ। ठीक है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो आपका हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे ये रिएक्शन दे रखी है भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऊपर HBr दे रखा है, नीचे आपका क्या दे रखा है, पेरोक्साइड। तो हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां डबल बॉन्ड के साइड हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, हाइड्रोजन की संख्या यहां ज्यादा है। तो प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और CH2Br, ये आपका प्रोडक्ट होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है। अगला देखो, एल्डिहाइड से कीटोन का विभेद निम्नलिखित में उपयोग कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या करना है, आपको विभेद करना है। तो एल्डिहाइड कीटोन में जहां विभेद करना है 3 काम आते हैं, टोलेन रिएजेंट, शिफ अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक। तो टोलेन और शिफ तो यहां दिया नहीं है, फेलिंग अभिकर्मक दे रखा है। ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, तो 35 में लिख लेना भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फेलिंग विलियन। ठीक है, अगला देखो 36वां, जब एसिटामाइड को निम्नलिखित अभिकर्मक द्वारा अलग से क्रिया कराई जाती है तो इनमें से किससे मिथाइल एमीन प्राप्त होगा। बढ़िया क्वेश्चन दिया है, नेम रिएक्शन है हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, और जिससे क्या है, मेथेनेमीन प्राप्त होता है। और हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है भाई, NaOH Br2 के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया आपको दे रखी है, लिख दूं क्या रिएक्शन, चलो लिख ही देता हूं फटाफट, देखना भाई इस रिएक्शन को, देखना हाफमान ब्रोमेमाइड को, देखो फटाफट, क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया है आपको। देखो ये रही रिएक्शन एमाइड, और इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 से, और 4 मॉलिक्यूल किसके, NaOH के साथ। तो क्या बनेगा, मेथेनेमीन। ठीक है, और क्या बनेगा, आपको 2 क्या मिल जाएंगे, NaBr, और क्या मिल जाएंगे, 2 Na2CO3, और 2 क्या निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पर आपको पता है NaOH जलीय Br2। ठीक है, ये प्रकार का आपका सॉल्यूशन होगा, और आपकी जो रिएक्शन का नाम है वो क्या है, हाफमान ब्रोमेमाइड। ठीक है, अगले की बात करते हैं भाई, अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन है, कीटोन और हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से साइनोहाइड्रीन का बनना। कीटोन एक जगह क्या दे रखा है, 37वां क्वेश्चन देखो, कीटोन दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, किससे अभिक्रिया करवा रहे हो, HCN से अभिक्रिया करवा रहे हो। तो क्या बन रहा है, साइनोहाइड्रीन बन रहा है। साइनोहाइड्रीन कैसा है, देखो CH3 C OH
CH3 और यहां क्या बन गया CN। ठीक है भाई, यहां सीधा सीधा पता है माइनस आएगा और यहां क्या आएगा प्लस आएगा, और यहां पता है आपको H पर प्लस आएगा CN पर माइनस आएगा, तो माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा, प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा OH और C से जुड़ा CN तो यहां हो जाएगा CCN, और इसी को क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कैसी अभिक्रिया है, ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। अरे पहचान बताई थी आपको, क्या पहचान बताई थी कि एक डबल बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा, दो सिंगल बॉन्ड नहीं बनेंगे, एक पाई बॉन्ड टूटा, यहां से पाई बॉन्ड टूटा और दो नए बॉन्ड बन गए। ठीक है, ये पहचान बताई थी आपको नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की। तो करेक्ट ऑप्शन आप देख लो, या कर लोगे आराम से, बढ़िया क्वेश्चन, साइनोहाइड्रिन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 देखो भाई, 38वां क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए जिस एकलक अणु का उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन, बहुलक से क्वेश्चन आ गया भाई। एक क्वेश्चन आपको बताया था पॉलीमर से आपको जरूर मिलेगा, किसका यूज करते हैं भाई, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन या टेट्राफ्लोरोएथीन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसी से ही तो बनता है टेफ्लॉन, यही तो होता है भाई आपका टेफ्लॉन, ये रहा टेफ्लॉन, ये वाली कहानी, इसी को क्या बोलते हो आप, टेफ्लॉन बोलते हो। किससे मिलता है, टेट्राफ्लोरोएथीन या एथिलीन। ठीक है, समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो 29वां क्वेश्चन, सार्बिक अम्ल और प्रोपियोनिक अम्ल के लवण हैं। सार्बिक अम्ल का लवण कौन सा है, सार्बिट, और प्रोपियोनिक अम्ल का जो लवण है वो कौन सा है, प्रोपियोनेट। और पूछ रहा है कि ये लवण क्या है, प्रतिऑक्सीकारक हैं, खाद्य परिरक्षक हैं, खाद्य रंग या अपमार्जक। तो ये है भाई आपके, ये कौन से हैं आपके, खाद्य परिरक्षक। कौन है, खाद्य परिरक्षक। यानी अगर मैं सार्बेट की बात करूं, जो सार्बिक अम्ल का लवण है, तो ये तो दूध और पनीर से बनी सामग्रियों को सुरक्षित रखता है। और अगर मैं प्रोपियोनेट की बात करूं, तो प्रोपियोनेट जो है वो पापड़, बेकरी, बिस्किट इत्यादि जो सामान है, बेकरी से संबंधित जो भी सामान है, उनका परिरक्षण कौन करता है भाई, प्रोपियोनेट करता है। तो ये दोनों ही क्या है आपके, खाद्य परिरक्षक हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगली बात करते हैं, ड्रगों का वर्ग जिसका उपयोग तनाव के उपचार के लिए किया जाता है। तो तनाव हुआ, ठीक है, मानसिक क्षोभ, चिंता वगैरह, ये सारी जो परिस्थितियां हैं, इनकी परिस्थितियों के लक्षण में हम कौन सी दवा देते हैं भाई, प्रशांतक देते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रैंकुलाइजर। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, डी, करेक्ट ऑप्शन डी, प्रशांतक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, ट्रैंकुलाइजर। ठीक है, समझ गए। तो यहां मैंने आपको केमिस्ट्री सेक्शन के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आप सबका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा, बहुत शानदार आपने कोशिश की होगी, शानदार आपका परिणाम आए, मेरी यही आपकी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।